नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 3 तलाक, 4 निकाह और कई सारे बड़े और बेहद गंभीर सवाल। ये सवाल इसलिए क्योंकि लॉ कमीशन ने अपनी तरफ से 16 सवालों के एक पूरे क्वेश्चनेयर को भेजा और ये जानने की कोशिश की कि आखिर इस पर लोगों की राय क्या है। क्या एक देश में एक कानून होना चाहिए या फिर अलग अलग संस्कृतियों का, जिसका हवाला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दे रहा है, उसके हवाले से हर मजहब अपने तरीके से अपने कानून को आगे ले जाएगा, चाहे ये किसी एक या फिर पुरुषों या फिर महिलाओं के मानवाधिकारों के और जो बुनियादी हक हैं उनके खिलाफ जाता हो। यही वो गंभीर सवाल है जो आज हम उठाएंगे, क्योंकि तलाक 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 ये 3 जो शब्द हैं जो पूर्ण विराम लगा देते हैं अचानक से सामने खड़ी औरत की पूरी जिंदगी पर। यह नहीं कि वो लाचार है, लेकिन यह सवाल कि यह हक सिर्फ पुरुष को क्यों, बराबरी क्यों नहीं किसी भी मजहब में, और क्या यह उसके बुनियादी अधिकारों के खिलाफ है, और अगर है तो उसका क्या किया जाना चाहिए। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं आज सरकार की तरफ से इस पर क्या कहा गया है। सरकार ने हालांकि सिर्फ ट्रिपल तलाक तक मामला नहीं रखा है, जिसका आरोप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगा रहा है। सरकार की तरफ से जब वेंकैया नायडू बोल रहे थे तो इशारों में साफ संकेत थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी राय बदलिए। सुनिए। कुछ लोग ट्रिपल तलाक को कॉमन सिविल कोड के साथ जोड़ रहे। कॉमन सिविल कोड अलग है। कॉमन सिविल कोड के बारे में चर्चा करने में भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। 1949 में संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 44 में देश कॉमन सिविल कोड के ओर जाना चाहिए ऐसा बताया, सबने एडवोकेट किया है। फिर भी जल्दबाजी में सरकार कुछ करना नहीं चाहते। और कॉमन सिविल कोड माने एक मजहब का, एक रिलीजन का सिविल कोड नहीं है। देश भर में जो कॉन्सेंसस बनेगा उसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे। हम सब लोगों की एक राय है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क के लिए किसी तरह मुनासिब नहीं है। ये मुल्क गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है। यहाँ मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले रहते हैं, मुख्तलिफ तहजीबों के मानने वाले रहते हैं, अलग अलग कल्चर है उनका, अलग अलग रीत रिवाज है। सबों को ख़त्म करके एक कानून में बांधने की कोशिश इंतहाई नामुनासिब हरकत है। हम और आप और सारे लोग इस मुल्क में एक एग्रीमेंट के तहत रह रहे हैं, और वो एग्रीमेंट हमारा आपका कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से है। लॉ कमीशन एक लॉफुल बॉडी है और वो देश में एक अच्छा बहस करना चाहते, लोगों का मत क्या है जानना चाहते। जिनको रुचि है वो लोग इसमें अपना मत क्या है बताना चाहिए। बॉयकॉट करना वही डिक्टेटरशिप है। जो हम कहेंगे उसी को सुनना, नहीं तो हम बॉयकॉट करेंगे। ये लोकतंत्र का भाग नहीं हो सकता है। मगर किसी का राजनीति में रुचि है तो वो लोग राजनीति में आके फिर सरकार को विरोध करें और प्रधानमंत्री का विरोध करें, मगर मजहब के नाम पे किसी का आलोचना करना उचित नहीं है। मुल्क की तमाम कम्युनिटी को और मुख्तलिफ मजहबों के मानने वालों को एक लाठी से हाँकने की तजवीज़ इंतहाई गलत, नामुनासिब और मुल्क को तोड़ने वाली, मुल्क की इत्मीनान और सुकून की फ़िज़ा को ख़त्म करने वाली है। इसलिए हम लोगों ने ये फ़ैसला किया कि इस सवाल नामे का बाइकाट करेंगे, और हम लोगों का ये पहले से फ़ैसला है कि हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत करेंगे। आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये ऐसा मसला नहीं है कि कुछ घंटों में बहस करके उसे सुलझाया जा सके, लेकिन हर एक की नीयत तो जरा देश के सामने आए। कौन क्या सोचता है? क्या बराबरी का अधिकार नहीं पुरुषों और महिलाओं को मिलना चाहिए? क्या धर्म की आड़ में उस बुनियादी हक पर वार कोई कर सकता है? लेकिन फिर दूसरी तरफ यह सवाल भी है कि क्या सरकार महिलाओं को हथियार बनाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ रही है, और सिर्फ एक मुखौटा इसे बता रहे हैं जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य, वही है ये। इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय उन खास मेहमानों से कर दे जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ स्टूडियो में है। राजीव त्यागी जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं। शिबा असलम फहमी जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ हैं। बेहद खास मेहमान सबा नकवी जी हमारे साथ, जर्नलिस्ट और ऑथर मौजूद हैं। हमारे साथ कई मुस्लिम महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। शाइस्ता अंबर जी हमारे
हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की सदस्य हैं, और कई महिलाएं यहाँ पर स्टूडियो में भी हैं जो कम से कम अपनी राय, क्या उनकी सोच है इस पूरे मुद्दे पर, वो रखेंगी। क्योंकि सिर्फ कुछ आप जिसे कह दें एलीट लॉट या फिर टीवी डिबेट्स में घूमने वाले लोगों तक ये बहस सीमित नहीं होनी चाहिए। ये जरूरी है कि जो समाज के अनेक अंग हैं उनको इस पूरी बहस में शामिल किया जाए। शाइस्ता अमर जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। पहले तो जरा रुख साफ हो आपका, क्योंकि बीते दिन जब मैं आपसे बहस कर रही थी तो आपने कहा था कि नहीं, ये सरकार जो है बदनीयती से काम कर रही है। आपको लगता है कि ट्रिपल तलाक, 4 निकाह ये होना चाहिए, या अगर बढ़ते हैं कदम उसको रोकने के लिए तो सही है? देखिए, हमने ये नहीं कहा कि बदनीयती है, हमने ये कहा है कि ये शरीयत के मामले हैं और सरकार को की नियत और नीति में पारदर्शिता हो तो कॉमन सिविल कोड के बारे में पूरी हम लोग पॉइंट समझे कि वो क्या लेकर आए हैं। ये शरीयत का मामला, और हमारे देश की कोई भी सरकार होगी, चाहे वो प्रधानमंत्री की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी और की भी हो, वो सरकार सभी धर्मों के सम्मान और सभी धर्मों के मानने वालों के लॉ के हिसाब से उनका सम्मान करते हुए उनको अधिकार और उनको आजादी देती है। ये सरकार सबके लिए मतलब ट्रिपल तलाक को नहीं छुआ जाए? नहीं, ट्रिपल तलाक तो हम लोगों को बैन का हम लोगों ने मांग की है, सुप्रीम कोर्ट में भी मांग की है कि ट्रिपल तलाक एक वक्त में सिटिंग में ट्रिपल तलाक कुरान शरीफ में है नहीं और कुरान शरीफ के कानून के खिलाफ है, इसको बैन किया जाए। औरत का हक खुला लेने का है। जब निकाह एग्रीमेंट है तो निकाह एग्रीमेंट में गवाहों और लिखा पढ़ी में होता है, लोगों के सामने होता है। तो तलाक एक सांस में रात के 2 बजे क्यों बंद कमरे में, और क्यों बाई पोस्ट और क्यों व्हाट्सएप, इसकी वैलिडिटी कोई नहीं है। काउंसलिंग में होनी चाहिए और 2 बार है तलाक, और वो भी गवाहों और काउंसलिंग के साथ होनी चाहिए। संबित जी, मैं आपके पास आऊंगी। कहता है ठीक है मैम, मैं आ रही हूँ आपके पास। आपके अब इससे पहले कि मैं संबित आपके पास आऊँ, सबा नकवी जी, एक बार मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि प्रधानमंत्री डिक्टेटर है से लेके कह रहा था कि सरहद पर जाइए और सरहद संभालिए, क्यों अपोज कर रहा है इस क्वेश्चनर को या फिर इस पूरे बदलाव को? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 1973 में फॉर्म हुआ। अब एक खातून है इसमें, अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक मैंने जब 2000 में जब इन पर स्टोरी की तो पता चला 200 के करीब मर्द, वो भी कंजर्वेटिव मर्द, बैठ के अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों के लिए बात कर रहे हैं। मैं आपको ये बात भी कह दूं कि ये दीन, शरिया, ये सब ये लोग लाते हैं, मजहब, ये सब लफ्ज लाते हैं जिससे हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग डर जाएं, कंफ्यूज हो जाएं। क्या बात है? सीधी सी बात है, ये सब ठेकेदार हैं धर्म के, और इन्होंने कभी मुसलमान कौम को आगे आने नहीं दिया क्योंकि ये कंट्रोल चाहते हैं उन पर। और ये जो ट्रिपल तलाक की बात है, मुझे तरस आता है, मुझे शर्म आती है कि इतनी बेसिक सी राइट पर ये लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, कहते हैं कि धर्म, इस्लाम इज अंडर पॉलिटिकल अटैक, इस तरह की बातें करते हैं। कल अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड, सरकार की नीयत की बात को आप छोड़िए, अलग रखिए, लेकिन टेक्निकल बात लीजिए, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड कभी भी मुल्क में आएगा, उसमें सब धर्म के लोगों पर असर होगा। लेकिन इन्होंने ये मुसलमान के जो रिप्रेजेंटेटिव जो अपने, इन्होंने इसको मुस्लिम मुद्दा बना ही दिया। पहले तो आपका मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए? इन प्रिंसिपल जरूर आना चाहिए सबसे बात करने के बाद, लेकिन ये सिर्फ मुसलमान का मुद्दा नहीं है, इन्होंने बना दिया है पॉलिटिकल मुसलमान का मुद्दा। शिवाजी, देखिए, जहाँ तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सवाल है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ है जो किसी भी तरह से भारत के सभी मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने का जो दावा है उसका वो खोखला है, और आज तक उसने जो कुछ भी किया है वो मुसलमान महिलाओं के खिलाफ किया है। वो मुसलमान मर्दों की खाप पंचायत है। मतलब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि हमारे यहाँ महिलाएं हैं लेकिन टेबल पे जगह नहीं थी, इसलिए उनको यहाँ नहीं बिठाया। मैं आपसे यही अर्ज कर रही हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि एक खाप पंचायत है मुसलमानों की, उसकी ये जुर्रत कैसे है कि वो सरकार से ये कहे कि आप हमारे मामले में नहीं बोल सकते। उसकी ये जुर्रत कैसे है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कहे यू स्टे अवे। उसकी ये जुर्रत कैसे है उस खाप पंचायत की कि वो कहे कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट नहीं बोलेगा। इस देश में 2 कानूनी व्यवस्थाएं नहीं हो सकती। मुस्लिम पर्सनल लॉ भी इस देश की कानून व्यवस्था का ही हिस्सा है। लिहाजा इस पर
भारत की अदालत और भारत की संसद दोनों बोलेगी। और मुसलमान महिलाओं ने भारत की सरकार को रुजू किया है कि आप हमारी बात सुनिए, आप हमारी गुहार सुनिए। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड होता कौन है ये कहने वाला? हम मुसलमान महिलाओं ने सरकार को रुजू किया है, सुप्रीम कोर्ट को रुजू किया है, और अब हम भारतीय संसद को भी रुजू कर रहे हैं। संबित जी कर क्या रहे हैं आप लोग? तारिक फतेह जी भी हमारे साथ आ गए, अपने दर्शकों को मिलवा दें इनसे भी, आपके पास भी मैं आऊंगी सर। संबित पात्रा जी, आप लोग कर क्या रहे हैं? ट्रिपल तलाक पर फोकस है, लॉ कमीशन के सवालों के जरिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये कहना था असदुद्दीन ओवैसी का बीते दिन कि आप हिंदुत्व का एजेंडा थोप रहे हैं और इसको हथियार और रास्ता बना रहे हैं। थोड़ा सा मैं समझा दूं ताकि कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। नंबर 1, ये ट्रिपल तलाक पे भारत के सरकार ने आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट क्यों सबमिट किया? क्योंकि शायरा बानो उन्होंने एक केस किया था, वो एक मुस्लिम महिला है, और बहुत सारी बाकी मुस्लिम महिलाओं ने जाके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आखिर सरकार का रुख क्या है, आप एक एफिडेविट देके उसको स्पष्ट करिए। सर, जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से अपना एफिडेविट मांगा तो संविधान संगत कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के आधार पर सरकार ने अपनी तरफ से नहीं, सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा अनुसार एक एफिडेविट दिया। जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का सवाल है, एक बार नहीं 4 से अधिक बार सुप्रीम कोर्ट नहीं, जो सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट ने ही सरकार से पूछा कि आखिर आपकी मंशा क्या है, आप लोग यूसीसी पे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जब ये बार बार लॉ कमीशन से पूछा गया तो लॉ कमीशन ने ये अपील जारी किया और ये सवाल जारी किए। तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, पहली बात, मैं स्टैंड क्लियर कर रहा हूं, बिल्कुल मैं आपको बता दूं। पहली बात तो है ट्रिपल तलाक का विषय और यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये दोनों को अलग अलग करके देखने की आवश्यकता है। जहां तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का विषय है, लॉ कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उन्होंने कंसेंसस बिल्डिंग का ये प्रोसेस शुरू किया है। एक बात यहां बतानी आवश्यकता है ताकि जनता भी समझ सके। आप देखिए, जैसे शहबाज जी ने सही कहा कि जो लात घूंसा मारेंगे, कल हमने देखा जिस प्रकार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों ने कहा कि मुसलमान धर्म को बदलने, ऐसी बात नहीं है। 6 नंबर प्रश्न से लेके आप 10 नंबर प्रश्न तक पढ़िए, सारे धर्मों के लिए प्रश्न है। आप देखिए 8 नंबर प्रश्न जो है वो हिंदुओं के लिए है कि हिंदू महिलाओं के संपत्ति इनहेरिटेंस के लिए क्या सुझाव है। 9 नंबर क्वेश्चन क्रिश्चियन महिलाओं के लिए है, जो डाइवोर्स मतलब आप सभी धर्मों तक पहुंच रहे हैं और वहां पर क्या बदलाव, क्या रिफॉर्म होना चाहिए, वहां तक पहुंच रहे हैं। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक के बाद फहीम बेग साहब भी हमारे साथ होंगे और जैसा मैंने आपको कहा तारिक फतेह जी हमारे साथ है, राजीव त्यागी जी आपके पास भी आऊंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए। 3 तलाक 4 निकाह, बड़े सवाल, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। फहीम बेग साहब हमारे साथ हो गए हैं, और फहीम बेग साहब आप तो जाहिर तौर पर इसके खिलाफ होंगे कि इसे बंद किया जाए। सरकार ने जिस तरीके से इंटरफेरेंस किया है एक धर्म विशेष के आंतरिक मामलों में, हम उसके खिलाफ हैं, क्योंकि ज्यादा कुछ इनके पास करने को है नहीं। आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29 जब ये इसकी डेप्थ में जाएंगे तो ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अगर इन्होंने खोज लिया तो ये बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे। अभी तो तकरार सिर्फ एक विशेष समुदाय, एक धर्म से है, फिर तकरार शुरू होगी इस देश की जो अदर्स माइनॉरिटीज हैं, जिनके ऐसे ऐसे अधिकार आप उनकी चिंता छोड़ दीजिए ना, आप बताइए कि आपका क्या कंसर्न है, क्यों इतना डर लग रहा है आपको? अगर महिलाओं को बराबरी का अधिकार से डर लगता है? नहीं, देखिए, ये इसको बहुत खूबसूरती से इसको मोल्ड किया गया है। इतना डर बात कही जाती है महिलाओं के आप डरे हुए हैं, दरअसल बिल्कुल नहीं डरे हुए। अरे सर, डरे हुए हैं, बिल्कुल नहीं डरे हुए। बराबरी का अधिकार, बराबरी, क्या एक महिला तलाक 3 बार बोल के तलाक दे सकती है? हाँ या ना कहिए। बिल्कुल नहीं, और हाँ या ना कहिए, सुनिए, नहीं कर सकती ना। दुरुपयोग और सदुपयोग, ये 2 बड़ी बातें हैं। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक आप 3 तलाक के कॉन्टेक्स्ट को समझ नहीं पाएंगे। इस देश में मुसलमान मर्द अपनी जवाबदेही से बहुत देर से हॉलिडे एंजॉय कर रहे हैं। उनको बहुत देर से ये एक हॉलिडे मिला हुआ है कि वो परिवार के अंदर जो चाहे वो करें और कोई उनसे सवाल नहीं करेगा। आज भी मुस्लिम घरों में परिवार के सबसे बड़े फैसले आप बोलने दीजिए, नहीं आप बोलने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। आप जब बोलेंगे क्या है, देखिए ये सीधा मामला है कि इनको जब अपने लिए कुछ चाहिए तो इनको संविधान याद आता है, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, सब कुछ याद आती है। जब मुसलमान महिलाओं को डिग्निफाइड जिंदगी चाहिए, फियरलेस एग्जिस्टेंस विद इन मैरिटल लाइफ चाहिए, उसमें इन लोगों को अपना धर्म याद आ जाता है कि ये हम इंटरप्रिटेशन जो करेंगे वो सही है। तारिक फतेह जी, इससे कोई मतलब नहीं कि कितने ममालिक ने इसको खत्म कर दिया। ऑब्जेक्ट करना चाहूंगा सर, रुक जाए 1 सेकंड, ये बोल ले, उसके बाद ऑब्जेक्ट करना चाहूंगा। तारिक साहब को किस कॉन्टेक्स्ट में बुलाया गया है? क्यों? ये आस्तिक है या नास्तिक हैं?
अभी तक ये कॉन्क्लूड नहीं हुआ है, और जो एक नास्तिक है उसका धर्म विशेष से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, तो जो नास्तिक है वो बोल नहीं सकता। और सुनिए वो नास्तिक है। सुनिए एक रावण राम की महिमा का महामंडन कैसे कर सकता है? हाय हाय क्या बात की शेर तारिक फतेह को यहाँ क्यों बुलाया गया? सवाल आजकल पूरे देश में ये हॉट केक बने हुए हैं। पाकिस्तान को गलियाना है तो गलवाइए, पाकिस्तान को गलवाना है तो गलियाइए, मगर हमारे धर्म चले में जाइए तारिक फतेह साहब की कोई जगह नहीं है, और तारिक फतेह साहब को यहाँ पर बुलाना मैं समझता हूँ ये आपने करेंगे, ये बिल्कुल बिल्कुल ये आप तय करेंगे। अभी जी इनकी नहीं, हुकूमत आने में मतलब- क्या करेंगे? इनका यहाँ होना हमारे लिए हमारे को पीड़ा देने के बराबर है, क्योंकि माफ ये कीजिएगा। इस्लाम धर्म से कोई माफ ताल्लुक नहीं कीजिएगा। रखते, हिंदू धर्म से कोई ताल्लुक नहीं रखते, बल्कि माफ ये कीजिएगा धर्म से ही बेग ताल्लुक साहब। नहीं रखते। माफ कीजिएगा बेग इनका साहब, नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि था। आपको सब कुछ अपनी जागीर समझने माला की ऐसी बिल्कुल आदत लग गई है। जागीर नहीं है, मेरे कि आपको देश ये का स्टूडियो भी संविधान अपना है लग रहा जो है कहता है कि जिसकी आपको ये आस्था स्टूडियो भी धर्म में अपना नहीं, लग रहा है। जिसकी आस्था एक सेकंड, संस्कृति में नहीं, एक सेकंड उसको फाइन बेग साहब, यहाँ पर तारिक बोलने फतेह का जी कोई जवाब अधिकार दीजिए, नहीं। उसके बाद में ब्रेक लूंगी। तारिक फतेह जी, देखिए आपने भी फौरन देख लिया कि इनका जहनी तवाजुन किस तरफ है। आप बताइए मेरा पाकिस्तान अरे को बात गालियां था कि मस्जिद नहीं है, खामोश खूब बोलिए, खामोश है, ये मस्जिद पाकिस्तान नहीं के है। खिलाफ बोलिए, ये आप मस्जिद हॉट नहीं केक है। बने हुए हैं, मौलाना बनिए, मस्जिद मगर नहीं है। हमारे धार्मिक मामलों में आपको बोलने का कोई अधिकार अरे आपने नहीं कब है। दिया किसको? किस खलीफा ने हक दिया किसको बोलने का? मंसूर हराज की गर्दन काटने वाले हमको भाषण दे रहे हैं। बात सुने, बात सुने। नसरीन के भाई सर, सलमान रुश्दी के चाचा यहाँ आकर अगर ये बात करेंगे तो मैं समझता हूँ ये सरासर गलत है। ये बहस किसी और तरफ जा रही है, पोलराइज हो रही है। सी बात आपको कह देती हूँ, राजनीतिक बात है ये धर्म के जो ठेकेदार है, राजनीतिक बात है। इन्हीं लोगों ने बीजेपी को पैदा किया, ये फिर से उसको जान देंगे ऐसी ऐसी बातें। संबित पात्रा जी सुनिए, संबित पात्रा जी तो आपका तो हमें धन्यवाद करना चाहिए। संबित पात्रा जी आपने हमने पैदा किया, आपको हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहिए। मैं फहीम बेग से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सर ब्रेक के बाद इनका जवाब ले लेते हैं, ब्रेक पर जाने से पहले। आदत नहीं है महिलाओं की आवाज सुनने की। मेरी मैं बात दूसरी बात हमारे घर के मुखिया महिला हो भैया गए। खामोश तो हो। बेग साहब एक सेकंड, बेग साहब कम से कम अपने ये नाम का सऊदी इंतजार अरेबिया करें। नहीं है ना मस्जिद इतनी है। तो तहजीब ये होनी चाहिए सर कि हिंदुस्तान अपनी है। बारी का इंतजार हाँ, करें। सर प्लीज आपकी फतेह साहब जल्दी से। ये कोई औरंगजेब की हुकूमत भी नहीं है। देखिए कुछ कवानीन इंटरनेशनल लॉ के तहत होते हैं। 1948 में यूएन डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के तहत मर्द और औरत इक्वल है। जिसको तकलीफ है मर्द और औरत का एक होना, उसके लिए 1947 में इनके एक लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने कहा ऐसा मुल्क बनाओ जहां शरिया चलेगा। तो जिनको तकलीफ है हिंदुस्तान से वो चले जाएं, सऊदी अरेबिया चले जाएं, ईरान चले जाएं, वहां औरतों की वो पिटाई होती। भाई आपको वहां से तकलीफ थी तो आप यहाँ क्यों हम तो आ गए? आए, हम तो हैं हिंदुस्तानी देश में कैसे आ भैया, गए? हम हैं आप हिंदुस्तानी। जाइए ना, आप किसी और देश में जाइए। भाई, अमेरिका, क्या जो कनाडा में आप आप रहते हैं, एक आप ब्रेक ले के लेते वासी हैं, हैं। एक ब्रेक ले जाएं, लेते हैं, एक ब्रेक हिंदुस्तान में कैसे आ लेना गए? मेरी मजबूरी हो गई है। एक ब्रेक बदतमीजी लेना है, पड़ेगा, क्या ये करें? गलत।